नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि देश में एमएसपी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त अडानी की वजह से लागू नहीं हो रहे। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। बहाली मांगने के बदले इन अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाने वाले ये माननीय डाक बंगला चौराहे पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह हैं। एक अभ्यर्थी के लिए सरकार से रोजगार मांगना कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी बानगी भर है यह वीडियो देखिए और सोचिए कि सरकार से अपना हक मांगना कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि आज बात एमएसपी की होगी, जिसको लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बड़े दावे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के नूह के किरा गांव में सत्यपाल मलिक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मेघालय के राज्यपाल ने किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी लागू करने की मांग का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमएसपी लागू नहीं करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब तक एमएसपी लागू ना हो, कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि दोबारा लड़ाई होगी, जोरदार लड़ाई होगी। सबसे पहले उनका सिलसिलेवार बयान सुनते हैं। दावा नंबर 1, एमएसपी लागू इसलिए नहीं होगी, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। कि लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते। उसको काहे से डराओगे? वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और एमएसपी लेके रहेगा। एमएसपी लागू इसलिए नहीं होगी, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी सामरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के, शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है, इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दिक्कत क्या है। धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे छोड़ो यार, ये तो जाटों का धरना है। ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी। सब मिल के लड़ना सीखो।
वहीं सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में देश भर से आए हजारों किसान शामिल हुए। यह महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक संगठन द्वारा बुलाई गई थी। इन किसानों की क्या मांग है? आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार ने तो कृषि कानून वापस ले लिया, अब ये किसान क्या मांग कर रहे हैं? तो एक बार फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा कर देता हूं। आंदोलन के समय 3 मांगे काला कानून वापस करने को लेकर थीं। इसके अलावा चौथी मांग एमएसपी पर कानून बनाने और आखिरी बिजली संशोधन विधेयक में बदलाव करने को लेकर था। ऐसे में सरकार ने भले ही कानून वापस ले लिए हों, लेकिन एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून नहीं बना। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के दौरान कुछ और भी मांगे जोड़ी गई थीं, जैसे लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को लेकर इस कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ सोनू के पिता और बीजेपी सरकार में मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की गई थी, जो अब तक नहीं हुई है। इसके साथ ही कांड के वक्त वहां मौजूद किसानों की ड्राइवर से हाथापाई हुई थी। उन सभी लोगों को जेल भेज दिया गया था। हालांकि तब सरकार ने वादा किया था कि किसानों के खिलाफ सभी केस वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन किसानों के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने को लेकर भी किसान तटस्थ हैं। अब तक सिर्फ पंजाब सरकार की तरफ से ही 5 लाख का मुआवजा दिया गया है। ऐसे में सोमवार को आयोजित किसान महापंचायत सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सोमवार को ही एमएसपी के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन खेती किसानी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जनरल सिंह चहल ने बताया कि उस कमेटी में सरकार ने अपने पक्ष के लोगों को रखा है। कमेटी में मेरे राज्य हरियाणा से एक किसान नेता हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार से अपील की थी कि इस आंदोलन को फौज का और भाजपा के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर उठा देना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार ने कमेटी में शामिल किया है, फिर उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? ये तो हुई जनरल सिंह का बयान। अब वो पीएम मोदी से एक अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एमएसपी की गारंटी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था। मनमोहन सिंह से जो मांग की गई थी, नरेंद्र मोदी उसी मांग को लागू कर दें। किसानों को लेकर सरकार क्या सोचती है, उसको लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंत्री जो सोचते हैं वह ठीक नहीं है। आप एक बार खुद ही इस बयान को सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का बता रहे हैं। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। लखीमपुर खीरी में इन्हीं माननीय मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है, लेकिन मंत्री जी के तेवर किसानों को लेकर अब तक ढीले नहीं पड़े हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। सरकार की नीयत को लेकर किसानों से लेकर सत्यपाल मलिक तक सभी के मन में संदेह है। सवाल उठता है कि क्या कमेटी में मौजूद सभी लोग स्टडी कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और उसी आधार पर एमएसपी का मुद्दा सुलझ जाएगा? क्या किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित करना सरकार के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि वह इसे लागू करने में टाल मटोल करे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। सर नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कल किसानों ने फिर से महापंचायत बुलाई थी और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे दर्शक जो बार बार एमएसपी के बारे में सुन रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि एमएसपी की मांग क्या है और किसान क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं कि एमएसपी उनको लागू किया जाए, ये आपसे समझना चाहूंगा सर। देखिए, बहुत अगर ध्यान से हम देखें कि एमएसपी की डिमांड किसान इतने दिनों से क्यों कर रहे हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर है
अभी हाल के ही अगर आप इंफॉर्मेशन देखें, आजकल की मैं बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में जो लहसुन है वो किसान मजबूर हो रहे हैं कि वो नदी में फेंके या उसको जलाएं या मुफ्त में बांटें। प्याज के किसान जो हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 3 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा दाम मिल जाए। और इसका मतलब हमारे सामने एक स्पष्ट हो जाता है कि भाई जब भी खेती के जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आती है तो बाजार की जो वोलेटिलिटी है उसका जो सामना करना पड़ता है किसान को। शायद हम शहर में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए भी एक लाइफ एंड डेथ का एक इशू बन जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में लेके आए और मार्केट में उसको दाम ना मिले उसका, और उसको सड़कों पर फेंकना पड़े या उस क्रॉप को जलाना पड़े, तो ये आप सब समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट फार्मिंग लाइवलीहुड्स पे कितना जबरदस्त पड़ता होगा। आफ्टर ऑल किसानों ने भी अपने बच्चों को पालना है, उन्होंने अपने परिवार को चलाना है, उनको भी एक इकोनॉमिक जो कहते हैं ना हम सिक्योरिटी, वो उनको भी चाहिए। तो किसानों का ये डिमांड है कि भाई एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया जाए कि उसके नीचे कोई खरीद देश में ना हो। यानी अगर देश में 23 फसलों पर एमएसपी जो अनाउंस किया जाता है साल भर में, खरीफ और रबी की, जिसमें से हम जानते हैं कि गेहूं और धान की मुख्यतः जो खरीद होती है सरकार द्वारा, बाकी तो सिर्फ पेपर पे वो रह जाते हैं। तो उसको अगर किसान को अगर हमने एक अच्छा एक व्यवसाय देना है तो उसको इकोनॉमिकली वायबल करना है, तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे देश में कोई खरीदना हो, ये किसान मांग रहे हैं। देखिए, जब भी हम बाजार में जाते हैं और हम वहां पर पेन खरीदें, किताब खरीदें, आप घर का और सामान खरीदें या आप कार खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें, सबके ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है। क्या कारण है कि भाई सिर्फ खेती के जो प्रोड्यूस है, खेती की जो उपज है, जब वो मार्केट में आती है तो उसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता, और जितना उसको ट्रेड एक्सप्लॉइट करना चाहती है उतना करती है। मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए, प्याज और लहसुन के। तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जैसे कि बाकी चीजों के ऊपर, बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर एक प्राइस लगा होता है, उससे नीचे आपकी कभी खरीद नहीं होती है उसकी। तो क्यों नहीं एक ऐसा प्राइस टैग जो है वो खेती के लिए भी एक लाया जाए। और मेरा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, अगर हम उसको लीगल एक कानूनी अधिकार उसको देते हैं तो वो एक प्राइस टैग बनता है, और यही एक इनकम डिस्पैरिटी से हम इनकम पैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो आप ये मानकर चलिए कि खेती कभी भी एक वायबल प्रोपोजिशन या वायबल एंटरप्राइज नहीं बन सकती। जी सर, एक सवाल और भी है, क्योंकि मैंने भी कई एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए सुना, आपने भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो योजना लेकर आए थे, जो कानून लेकर आए थे, अगर वो लागू हो गया होता, जो बीच में बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो समस्या खत्म हो जाती। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अगर ये बिचौलिए हट जाए तो किसानों को भी सही रेट मिलेगा, और उसके साथ ही जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं हमारे आपके जैसे, उनको भी कम दाम पे मिलेगा। तो ये मैं समझना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि सरकार की जो नीति थी, जो कानून था, और किसान की मांग थी, उन दोनों में क्या अंतर था? देखिए, ये बहुत विचित्र सिचुएशन है कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हों या एक्सपर्ट्स हों, जिनका आप कह रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो किस दुनिया में रहते हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास आज एम्पल एविडेंस है सारी दुनिया से, कि वो चाहे अमेरिका के किसान है, चाहे यूरोप के किसान है, चाहे कनाडा के हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हैं, सबके सब आज एक डिस्ट्रेस में है, भयंकर सीरियस क्राइसिस है। क्योंकि वहां भी मार्केट्स जिसकी हम बात करते हैं, जिस बड़े बिचौलिए की हम बात करते हैं, जिसको लाने की हम बात कर रहे हैं, वो जो है वो किसानों को दाम नहीं दे पा रहे हैं। यही एक कारण है कि अमेरिका जैसे देश, या जो अमीर देश है, जिसको हम ओईसीडी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी जो है वो हर साल तकरीबन 250 बिलियन डॉलर की वो सब्सिडी एग्रीकल्चर में देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अगर मार्केट्स परफॉर्म करती तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अमेरिका में जो रेट ऑफ सुसाइड है ग्रामीण इलाकों में, वो 45% अधिक है शहर के इलाकों से। क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में, जहां की जो खेत का आकार है वो तकरीबन 12,000 एकड़ है, वो उसकी इतना बड़ा खेत होने के बावजूद भी पिछले 25 साल में 30% जो खेत है या जो फॉर्म्स है वो बंद हो गए हैं।
क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सुसाइड्स हैं ग्रामीण इलाकों में या खेती में हम कहें, वो उसका रेट जो है वो दुगना है शहरों के बनिस्बत अगर देखा जाए तो। इसका मतलब साफ है कि हमारे इकोनॉमी सिवाय कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के अलावा कुछ और देखते नहीं है। अब देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कहा जाता है कि साहब जब ये बिचौलिए हट जाएंगे। बिचौलिया कौन है? छोटा किसान, छोटा जो धोती कुर्ते वाला आदमी है उसको तो हम बिचौलिया कह देते हैं। जब बड़ा जो है एक बिचौलिया आता है, जो बड़ी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो बिचौलिया नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे इकोनॉमिस्ट देश का एक भी बता दे कि वो बिचौलिया नहीं है। जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में है वो बिचौलिया है। तो बड़ी कंपनी अगर आती है, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अदानी हो, तो बिचौलिया है। अब देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है एप्पल जो फार्मर्स द्वारा। उसमें क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल अदानी ने, ये तो आपने कहा होगा कि बिचौलिया खत्म हो गया, अब तो बड़ा बिचौलिया आ गया है। बड़े बिचौलिए ने पिछले साल से अभी तक किसानों को 16 रुपए कम दाम दिए एप्पल के। अब आप बताइए जरा मुझे कि कौन सा ऐसा प्रोड्यूस है दुनिया में जिसके दाम कम हुए हों? बताइए, आप कोई है ऐसा? क्या कारण है कि ये बड़ा बिचौलिया आने से जो किसानों को दाम जो है वो कम मिल रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो सिवाय ये कि बड़े इंटरेस्ट को फोकस करे या ध्यान दे, वो कहीं ना कहीं हम आम आदमी की या जो गरीब आदमी है या जो किसान है उसकी हम जो परिभाषा है या उसके इंटरेस्ट को हम कहीं कहीं अनदेखी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने देखा है, एक इकोनॉमिस्ट ने एक लिखा था कि किसान जो है वो लेजी है। मेरा मानना है कि अगर कोई लेजी है इस देश में तो वो इकोनॉमिस्ट है। किसान तो रिकॉर्ड पैदावार करता है हर साल, वो कैसे हो सकता अगर वो लेजी है? लेकिन मुझे बताइए, इकोनॉमिस्ट ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आज तक? सर, आपसे एक बात और भी समझना चाहूंगा, सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो या नरेंद्र मोदी की, आपको याद होगा जब यही नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और उनसे अपील की थी एमएसपी लागू करने की। आप चूंकि उस वक्त भी बतौर एक्सपर्ट बाकी चैनलों से जुड़े होंगे, आपने अपनी राय रखी होगी। मैं समझना चाहूंगा कि तब नरेंद्र मोदी ने क्या चीजें मांगी थी मनमोहन सिंह सरकार से जो वो खुद लागू नहीं कर पा रही है और क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल करना चाहिए, कानूनी अधिकार बनाना चाहिए, और उनके आर्गुमेंट्स भी वही थे जो मैं आपसे बात अभी कर रहा था। और मेरा ये कहना है कि अगर उस समय 2011 में जब ये सजेशन दिया गया था, ये अगर उस समय, अब तो प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं वो अपने ही सजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं? देखिए, कारण एक और भी है, हमें समझना पड़ेगा कि चाहे हम मनमोहन सिंह जी को दोष दें या हम किसी को भी दोष दें, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन सोचना यह है कि हम किस सोच के अंदर फंसे हुए हैं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो यही काम करेगी क्योंकि जो इकोनॉमिक सोच है वो मार्केट ओरिएंटेड है। ये नहीं बताना चाहती है वो जो इकोनॉमिक सोच है कि मार्केट्स ने खेती की सब जगह जो है एक तबाही की है, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, और ऑफ कोर्स भारत में अब फोकस हो रहा है। अब देखिए, आपको हैरानगी होगी इस बात को जानते हुए, या जानना चाहिए देश को भी ये बात कि जब 2007-2008 में ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ था, जब एक संकट आया था खेती के ऊपर, तो उस समय 37 देशों में राइट्स हुए थे और भारत उसमें बच गया था। उसका कारण एक बड़ा स्पष्ट था कि ये जो 37 देश थे ये मार्केट से जुड़े हुए थे, ये इंटरनेशनली इंटेग्रेटेड थे। और देखिए क्या हुआ भारत में, क्योंकि हमने अपने आप को उस समय तक बचाया हुआ था, हमने मार्केट से अपनी ओरिएंटेशन नहीं की थी, हम उसमें अपना बचाव कर पाए थे। और ये आप मानेंगे कि अगर हमारे भी देश में कहीं फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गया होता उस लेवल पे, तो कितना गंभीर संकट होना था देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी ऐसे समय पे एड्रेस करेगी देश के इस क्राइसिस को। दूसरी बात, अभी देखिए रशिया का और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, जब वॉर हुई है तब के बाद हमने ये देखा है कि तकरीबन 30 से 40 देश ऐसे हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ये इसलिए डिपेंडेंट थे क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट ने, हमारे ही नहीं दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने उनको ये बताया कि साहब आपको पैदा करने की जरूरत नहीं है, आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो वैल्यू चेन्स है उसके ऊपर डिपेंड करिए, यानी वो जो सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट रही है। और वो उसी में गए क्योंकि वो सस्ता अनाज दे रही थी। और आज देखिए कि वो सारे देश एक कटोरा लेके खड़े हैं। भारत ने एक बड़ा अच्छा जो काम किया है, वी मस्ट एडमायर दैट, कि हमने अपनी खाद्य सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया है कि हम सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी जो फूड की होनी चाहिए वो हमने उस पर फोकस रखा है। यही एक कारण है कि आज रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो है हमें इंपैक्ट नहीं करता जिस रेट से दुनिया में कर रहा है, बल्कि हम तो उस पोजीशन में थे
अभी हाल तक कि हम एक्सपोर्ट भी कर पाते। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी नीतियों को हमारे अपने इंटरेस्ट को देखकर इस तरीके से साबित करना चाहिए जो हमारे फार्मर्स को बेनिफिट करे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है सबका साथ सबका विकास। जिस देश में तकरीबन 50% यानी अगर हम माने कि 1.3 बिलियन या 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो जिसमें से 70 करोड़ लोग जो है वो खेती से जुड़े हैं, उस देश के लिए सबका साथ सबका विकास का रास्ता तो खेती से होके जाता है, ये तो आप मानेंगे। और खेती का रास्ता जो है वो उस तरीके से एक सुदृढ़ बनाया जा सकता है या एक अश्योर किया जा सकता है जब हम किसान को एक उचित दाम देंगे उसकी फसल के लिए। मेरा मानना है कि आज भारत में हो या दुनिया में हो, आज एक लिविंग इनकम की जरूरत है किसान को, और जिसमें एक एमएसपी को कानूनी अधिकार देना, एक उसको उस लीगल जो मैंने कहा आपको लिविंग इनकम को अचीव करने का एक वो रास्ता है। तो क्यों नहीं हम उस रास्ते पे चल सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता और सबका साथ सबका विकास का जो सपना है उसको हम दिखा पाए दुनिया को कि ये रास्ता है इस तरफ चलने का, ना कि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी का। क्योंकि मार्केट्स ने कहीं भी दुनिया में किसी भी आप उसमें क्रॉप्स में देख लीजिए किसानों का फायदा नहीं किया है। तो मैं नहीं जानता कि जो चीजें दुनिया में फेल हो चुकी हैं और दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड फार्मर्स द राइट काइंड ऑफ इनकम, वो जो फेल्ड या जो फेल्ड स्ट्रेटेजी है या फेल्ड जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम कट एंड पेस्ट करके इंडिया में लेके आएंगे तो कैसे हम सोच सकते हैं कि एक मिरेकल हो जाएगा या एक अचंबा जो है देश के किसान जो है वो क्रिएट कर पाएंगे? नहीं हो सकता। तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि हमें अपने देश के हिसाब से अपना ही रास्ता खोजना है। और जो हमारे किसान कह रहे हैं, इतना लंबा प्रोटेस्ट पिछले साल हुआ और अभी दोबारा प्रोटेस्ट जो हो रहा है, उसका मतलब यही है कि देश समझे कि आज देश को किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये समझना है कि जो आपके थाली पे भोजन लेके आता है वो खुद अगर भूखे पेट सोता है, तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी साथ लेके चले जो उनको फूड सिक्योरिटी प्रदान करती। सर, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुने, वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं किसानों की आय दोगुनी करने की। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने एक कमेटी बनाई है, उसमें लोगों को शामिल किया गया है, उनसे मशवरा किया जाएगा और जो रिपोर्ट तैयार होगी उस आधार पर क्या कहते हैं किसानों के लिए जो भी उचित निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर एमएसपी लागू नहीं करती है, मोदी सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, तो फिर किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी और क्या वजह है कि किसानों को सरकार की बनाई कमेटी पर विश्वास नहीं हो रहा? मैंने आपसे अभी स्पष्ट किया कि जब मार्केट्स दुनिया भर में फेल हो गए हैं किसान की आय बढ़ाने के लिए, तो आप उस फेल्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर आप कैसे सोच सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी? और यही एक कारण है कि किसान भी अपनी आवाज जो है इसी इश्यू पे लेके आते हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट जो आपने कमेटी का गठन किया, मुझे बता दें वो कमेटी कभी बता दें कि भाई कौन सी दुनिया में कौन से देश में कहां पर किसानों को इस मार्केट से पैदा हुआ। अभी एक अध्ययन मैं आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका के किसानों को जो भी किसानों को आज इनकम मिल रही है उसमें से तकरीबन 40% इनकम जो है मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी आप जानते हैं पूरी है। और वो मार्केट्स के होने के बावजूद भी 40% इनकम है वो एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी सरकार प्रदान करती है उससे आती है। यूरोप में देखें तो 50% जो उनकी इनकम किसानों को मिल रही है वो सब्सिडी के रूट से आती है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी थी तो मुझे बताइए यूरोप और अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देने के लिए ताकि वो उनकी इनकम जो है किसी एक कम से कम एक डिजायरेबल लेवल पर तो आ जाए। ये तो अमेरिका यूरोप का हाल है। अगर ये अमेरिका यूरोप का हाल है तो मुझे नहीं मालूम हमारे कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो आपको ये राय देते हैं कि साहब यही जो मार्केटिंग सिस्टम है हमें भारत में लेके आना चाहिए। कहीं ना कहीं तो आप देखते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा गैप है समझ में। मुझे लगता है कि इस देश के सामने और आपके माध्यम से मैं ये रखना चाहता हूं कि सारे देश को इस इश्यू पे डिबेट करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि भाई किसानों के लिए क्यों हम एक अश्योर्ड इनकम या एक गारंटेड इनकम नहीं दे सकते। सर, आप हमारे साथ जुड़े और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये बात समझाने में काफी हद तक आप कामयाब रहे हैं कि आखिर सरकार पे किसानों का जो अविश्वास है वो क्यों है। क्योंकि आपने बाहर के मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार उन्हीं मॉडल का जिक्र कर रही है जो बाहर के देशों में पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। ऐसे में उसी चीज को भारत में लागू करने की क्या जिद है? आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।